गुड मॉर्निंग। आज अपन 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर अपन पढ़ रहे थे सूत्रकृमि की संरचना के बारे में। इसमें हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, इसकी संरचना से रिलेटेड। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सूत्रकृमि की संरचना जो है कि अपनी हेडिंग क्या है कि वे सूत्रकृमि की सामान्य संरचना, कि सूत्रकृमि कैसे होते हैं, ठीक, उनकी संरचना। तो सूत्रकृमि की सामान्य संरचना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट अपने डिस्कस कर चुके थे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि सूत्रकृमि का पूरा शरीर कैसा होता है, अपेक्षाकृत कैसा होता है, कठोर होता है। कि जो शरीर है अपेक्षाकृत कठोर होता है, ठीक है। कि वह इनका शरीर कैसा होता है, अपेक्षाकृत कठोर होता है। क्यों? क्यों किसके ऊपर किसका आवरण होता है, क्यूटिकल का। क्यूटिकल किस तरह से ढका रहता है शरीर इनका, ठीक है। इसकी वजह से शरीर क्या होता है, आपके कठोर भी होता है और प्रतिरोधी होता है। प्रतिरोधी मतलब आसानी से कोई भी जीव है, छोटे सूक्ष्म जीव है, वो इनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनकी स्किन से कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती, इस प्रकार से। और कि इनमें क्या होता है आपके कि क्यूटिकल का स्त्राव अधिचर्म के कोशिकाओं के द्वारा होता है। कि क्यूटिकल इनके शरीर पे कैसे बनती है, तो ये क्यूटिकल जो है इसका स्त्राव जो है आपके अधिचर्म कोशिकाएं, हाइपोडर्मिस कोशिकाओं के द्वारा, अधिचर्म कोशिका या हाइपोडर्मिस जो सेल होती है, हाइपोडर्मल सेल या हाइपोडर्मिस सेल, इसके द्वारा क्या होता है आपके क्यूटिकल का स्त्रावन किया जाता है, क्यूटिकल का निर्माण किया जाता है। क्यूटिकल आपको पता है, अपन पादपों के अंदर पढ़ते हैं कि पादप की पत्तियों पर एक मोमी परत पाई जाती है क्यूटिकल, जो जल को जलवाष्प के रूप में बाहर नहीं निकलने देती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं जिनमें क्यूटिकल का जमा होता है उनमें वाष्प उत्सर्जन की हानि कम होती है। इसी प्रकार इनके भी जो शरीर से बाहर स्त्राव बाहर नहीं आ सकते, अंदर वाले स्त्राव अंदर नहीं आ सकते। इसके अलावा ये इनकी धूप से, ठीक है, अधिक धूप होता है उससे सुरक्षा करती है। तापमान जिसे बोलते हैं अपन, आर्द्रता, ठीक है, अम्ल है, ठीक है, क्षार है, इनसे सुरक्षा का कार्य करती है। इसके अलावा देखिए आप आगे नेक्स्ट पॉइंट, चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि सूत्रकृमियों में कायिक पेशियों का निर्माण, कि सूत्रकृमि में जो कायिक पेशियां हैं, ठीक है, कि वे कायिक पेशियां जो है इसका जो निर्माण है आपके, ठीक है, शरीर की जो पेशियां, इसका निर्माण जो है आपके किसके द्वारा होता है, आपके चिकनी पेशी कोशिकाओं से होता है। चिकनी पेशी कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, चिकनी पेशी कोशिका। आपको पता है चिकनी पेशी कोशिकाएं पाई जाती है अपने शरीर में, उनके द्वारा इनका क्या होता है, सूत्रकृमियों की कायिक कोशिका, आपके जो कायिक पेशी है इनका निर्माण होता है। और ये क्या होती है, अधिचर्म रज्जुओं के बीच स्थित होती है। किसके बीच में पाई जाती है, अधिचर्म, शरीर का जो बाह्य आवरण होता है अधिचर्म परत बोले जाते हैं, अधिचर्म रज्जुओं, ठीक है। ये आपके तंत्रिका रज्जु जो होते हैं उनके द्वारा, जो अधिचर्म पर पाए जाते हैं उनके द्वारा इन चिकनी पेशियों से कायिक पेशियों का क्या होता है, निर्माण होता है। और सीधे क्या होता है कि भाई इनकी जो कायिक पेशियों का निर्माण होता है ये अधिचर्म के जो रज्जु होते हैं उनके बीच में स्थित होती है। इसके अलावा ये सीधे अनुदैर्घ्य तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। कि ये जो चिकनी पेशियाँ होती है ये आपके, इनका निर्माण कहाँ होता है कि अधिक रज्जु को जो होते हैं इनके बीच में पाई जाती है। और ये जो आपके है कैदी रज्जु सीधे किससे जुड़ी होती है, अनुदैर्घ्य तंत्रिका, अनुदैर्घ्य तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। अनुदैर्घ्य तंत्रिका, अनुदैर्घ्य देखो, एक होता है अनुप्रस्थ तंत्रिका इस प्रकार से, अनुदैर्घ्य इस प्रकार से। तो इस प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, उनसे ये जुड़ी होती है। कौन, अधिचर्म रज्जु जो होते हैं। देखिए क्या है कि कायिक पेशी का निर्माण चिकनी पेशी कोशिकाओं के द्वारा होता है, और चिकनी पेशी कोशिका जो होती है अधिचर्म रज्जुओं के बीच, अधिचर्म मतलब बाह्य परत, एपिडर्मिस, रज्जु मतलब तो आपके तंत्रिका रज्जु जो होते हैं उन सिक्के बीच में पाई जाती है। और ये अधिचर्म रज्जु जो होती है किससे जुड़े होते हैं, सीधे अनुदैर्घ्य तंत्रिकाओं के द्वारा, मतलब जो इस प्रकार की सीधी खड़ी तंत्रिकाएं होती है उनके द्वारा ये जुड़े होते हैं।
इसके अलावा देखिए आप सूत्रकृमि के और आगे संरचना की बात करते हैं कि सूत्रकृमियों के अग्र भाग पर क्या पाया जाता है, मुख छिद्र पाया जाता है कि भाई इनके अग्र भाग पर सबसे आगे वाले भाग में क्या पाया जाता है, मुख छिद्र पाया जाता है। ठीक है, कि इनमें क्या पाया जाता है, मुख छिद्र पाया जाता है। अब आप आगे देखिए कि भाई इनके मुख छिद्र पाया जाता है और जो कितने आपके किससे घिरा होता है, ओष्ठों से घिरा होता है। कि मुख छिद्र जो होता है किससे घिरा होता है, ओष्ठों से, या अपन कह सकते हैं होठों से। अपना भी मुख ऐसे ही होता है, मुख छिद्र जो होता है होठों से घिरा होता है, होठ बंद रहता है, मुख छिद्र बंद रहता है, तो ओष्ठों से घिरे होते हैं। ये कैसे होते हैं, ठीक है, ओष्ठों से घिरा होता है और पतले उभारों से घिरा होता है, ओष्ठों से और पतले उभारों से घिरा होता है। इसके अलावा क्या बात महत्वपूर्ण है इसमें कि भाई जो आपके सूत्रकृमि का ये क्षेत्र जो होता है त्रिज्यात्मक है। मतलब ये जो क्षेत्र है ना आगे वाली, ये जो मुख वाला, ये क्या है, त्रिज्यात्मक, मतलब 3 भागों के रूप में त्रिज्या जो होती है उस प्रकार से पाया जाता है, त्रिज्यात्मक रूप से, इस प्रकार से त्रिज्यात्मक रूप से क्या होता है, व्यवस्थित होता है। इसके अलावा आप देखिए अलग कि मुख छिद्र पर प्राय कितने पाए जाते हैं, 6 ओष्ठ पाए जाते हैं। कि मुख छिद्र में कितने ओष्ठ पाए जाते हैं, ओष्ठों की संख्या कितनी है, होठों की संख्या कितनी पाई जाती है, 6 होठ पाए जाते हैं। इनमें छोटे बड़े कितने होठ पाए जाते हैं, 6 ओष्ठ इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए आप कि सूत्रकृमि की और महत्वपूर्ण संरचनाओं में से नेक्स्ट संरचना देखिए आप कि जो सूत्रकृमि होते हैं इनमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, परिघर्षिका तंत्रिका वलय। कि वो जो तंत्रिका तंत्र होता है कि भाई तंत्रिका तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, आपके परिघर्षिका तंत्रिका तंत्र का निर्माण किसके द्वारा, परिघर्षिका किसके द्वारा, परिघर्षिका तंत्रिका वलय और अनुदैर्घ्य तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा, अनुदैर्घ्य तंत्रिकाओं से होता है। अनुदैर्घ्य अभी पढ़ा था, अनुदैर्घ्य तंत्रिकाओं द्वारा। ठीक है, अब आ देखिए क्या महत्वपूर्ण कि भाई तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, किसके द्वारा बढ़ता है, परिघर्षिका। ठीक है, कि भाई आपके परिघर्षिका जो होती है, घर्षिका के पास जो तंत्रिका पाई जाती है उनकी वलय से, वलय मतलब तंत्रिका जो होती है इस प्रकार से डिस्क रूप में व्यवस्थित होती है, इसे बोल देते हैं तंत्रिका वलय। ठीक है, इससे मिलकर और अनुदैर्घ्य तंत्रिका, अनुदैर्घ्य तंत्र इस प्रकार जो शरीर में पाई जाती है इनके अनुदैर्घ्य तंत्रिका, इनके द्वारा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। देख लीजिए एक बार वापस पढ़ लेते हैं कि शरीर पे क्यूटिकल स्तर पाया जाता है, इसलिए शरीर थोड़ा अपेक्षा कठोर होता है, और ये क्यूटिकल स्तर किसके द्वारा होता है, अधिचर्म के द्वारा होता है। कायिक पेशियाँ जो होती हैं निर्माण चिकनी पेशी कोशिकाओं द्वारा होता है, ये कहाँ स्थित होती है, अधिचर्म रज्जुओं के बीच पाई जाती है। और ये अधिचर्म रज्जु जो होते हैं आपके, ये आपके क्या होते हैं, सीधे किससे जुड़े होते हैं, आपके अनुदैर्घ्य तंत्रिकाओं से जुड़े हुए पाए जाते हैं। फिर इनका अग्र भाग जो होता है मुख छिद्र में खुलता है, मुख छिद्र होता है अग्र भाग में, और ये ओष्ठ के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है, और साथ में पतले उभार पाए जाते हैं। ये त्रिज्यात्मक मतलब त्रिकोणीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। और ओष्ठों की संख्या, होठों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और जो तंत्रिका तंत्र है ये आपके परिघर्षिका तंत्रिका वलय और अनुदैर्घ्य तंत्रिका द्वारा क्या होते हैं, घिरे रहते हैं। अब आप आगे देखिए, इससे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं। और ठीक है, आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो है 7 नंबर पॉइंट अपना कि जो सूत्रकृमि के जो परिसंचरण और श्वसन तंत्र पूर्णतः क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। कि सूत्रकृमि में परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का परिवहन है, रक्त के भाग जो भी रक्त में संबंधित अवयव पाए जाते हैं उनका एक अंग से दूसरे अंगों तक पहुंचना परिसंचरण कहलाता है। तो परिसंचरण व श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र आपके ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन, ठीक है, दोनों का क्या पाया जाता है, अभाव होता है। ये दोनों इनमें वेल डेवलप नहीं पाए जाते हैं, विकसित नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई जो आपके सूत्रकृमि होते हैं इनमें परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र पाया जाता है क्या, तो इसमें ये नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अपन आगे कि सूत्रकृमि जो होते हैं इनमें उत्सर्जन, जो उत्सर्जन होता है वो आद्य प्रकार का होता है, प्रीमेटिव है।
प्रकार का होता है? उत्सर्जन आद्य प्रकार का, प्रीमेटिव मतलब पुराने प्रकार का, आद्य प्रकार का होता है, आद्य प्रकार का होता है। इसके बाद में आप देखिए, और किन के द्वारा होता है ये महत्वपूर्ण है। तो इनमें उत्सर्जन जो होता है वो ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है, ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है। सूत्रकृमियों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेम सेल्स। क्या कहा जाता है? फ्लेम सेल। ठीक है साहब, महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है। इसके आगे बात करते हैं कि सूत्रकृमि में पाचन तंत्र की बात करते हैं। ये सूत्रकृमियों का जो आपके पाचन तंत्र है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसमें पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र के अंदर में क्या कौन कौन से पाचन तंत्र के भाग आते हैं? तो इनमें मुख है, गर्शिका है, इसके अलावा इनमें कि मुख हो गया, गर्शिका हो गया, आंत्र मलाशय, आंत्र मलाशय गुदा द्वार से मिलकर बना होता है, गुदा द्वार। ठीक है, इन चीज़ों से मिलकर पाचन तंत्र पाया जाता है। कि पाचन तंत्र के मुख, एक तो मुख पाया जाता है, गर्शिका, आंत्र मलाशय और गुदा द्वार, ये इनके मुख्य आपके पाचन तंत्र के अंग पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि भाई नर और मादा की बात करते हैं इनके अंदर। तो सूत्रकृमियों के अंदर क्या होता है? नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, कि नर व मादा अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब आप देखिए आगे इसकी बात करते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हुई। और कि इनमें जो जननांग होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? नलिकाकार होते हैं। कि जननांग कैसे पाए जाते हैं? नलिकाकार। तो जननांग, जननांग कैसे होते हैं? आपके नलिकाकार होते हैं। कैसे होते हैं? नलिकाकार होते हैं। और नर जननांग में क्या पाया जाता है? आपके गुबरनेकुलम। ठीक है, कि नर जननांग में एक पेशी संरचना पाई जाती है, जो थैलीनुमा संरचनाएं होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? गुबरनेकुलम पाई जाती है नर जननांग में। हिंदी में बोलते हैं इस वर्ड को प्रानिदेशक, और इंग्लिश में बोलते हैं गुबरनेकुलम, गुबरनेकुलम। और वर्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी, इसके अलावा गुद्दा, इसके अलावा आपके कंटक जो महत्वपूर्ण संस्था है, कंटक, और आपके परपुट्टी या बुरसा कहते हैं, परपुट्टी, इन्हें क्या कहा जाता है? बुरसा जैसे भाग पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण भाग है नर जननांग के, जो इनके अंदर परपुट्टी भाग होते हैं, जो इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके नर जननांग के भाग हो गए क्या? गेबोनेकुलम, नर जननांग के प्रमुख, कि नर जननांग के रूप में क्या है? देखिए नर जननांग में क्या पा गया? मुख्य महत्वपूर्ण अंगों की बात करें, गेबोनेकुलम, वर्षण, शुक्रवाहिनी, गुद्दा, कंटक, परपुट्टी, ये सभी अंगों की अपन बात करेंगे कि महत्वपूर्ण रूप में पाए जाते हैं। देखिए अभी तक क्या पढ़ा, फिर आगे देखिए बाद में पढ़ते हैं कि मुख्य संरचना देखो, जैसे इनमें परिसंचरण और श्वसन तंत्र का भाग होता है, इनमें नहीं पाए जाते हैं। उत्सर्जन किस प्रकार का होता है? आद्य प्रकार का होता है। ठीक है, कि इनमें उत्सर्जन जो है वो आद्य प्रकार का पाया जाता है। इसके बाद कि इनकी बात करें किन कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। पाचन तंत्र किसके द्वारा होता है? मुख, गर्शिका, आंत्र, मलाशय और गुदा द्वार, ये जो पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हो गए। इसके बाद है कि नर जनांग, मादा जनांग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जनांग नलिकाकार होते हैं। तो इनमें नर जनांग जो है आपके प्रानिदेशक, जिसे गेबोनेकुलम को कहा जाता है, ये पेशीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर नर जनांग पाए जाते हैं। फिर वर्षण मुख्य नर जननांग अंग है। शुक्रवाहिनी, गुद्दा, कंटक, परपुट्टी भाग, इनके बारे में अपन आगे पढ़ते जाएंगे, जो इसी कुछ इनका डिटेल होगा वहाँ पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मादा जननांग की,
कि जो मादा जननांग है, मादा जननांग, तो मादा जननांग मुख्य अंग तो आपको पता है अंडाशय है, ओवरी, इसके अलावा आपके अन्ननलिकाएं, अन्ननलिकाएं, इसके अलावा आपके गर्भाशय, गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय और गर्भाशय गिरवा, और भग जिसे वल्वा कहते हैं, और गर्भाशय गिरवा इसको क्या कह रखा है वेजिना। ठीक है, कि गर्भाशय गिरवा का क्या है कि गर्भाशय अलग लिख देते हैं, देखिए गर्भाशय गिरवा जिसे वेजाइना कहा जाता है, वेजाइना, और इसके बाद भग जिसे कहा जाता है वल्वा। तो ये इसके मादा जननांग है, इनसे मिलकर बना होता है। तो ध्यान रखना, मुख्य तो अंडाशय है, फिर अन्ननलिकाएं हैं, गर्भाशय, गर्भाशय गिरवा, वेजाइना और भग वल्वा कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण आपके इसके अंग हो गए, किसके, मादा जननांग के। इसके बाद अपन 11 पॉइंट की बात करते हैं इनके अंदर। ठीक है, कि भाई और क्या है इनकी मुख्य संरचना के अंदर है, जितनी भी संरचना पाई जाए सभी भागों के अपन बारे में पढ़ रहे हैं डिटेल में। अब देखिए आप कि जो मादा जननांग में क्या होता है, अंडाशय, द्विअंडाशय या एकल अंडाशय प्रकार के होते हैं। देखो कि इनमें क्या होता है कि मादा जननांग जो भी अंडाशय पड़ा था, मादा जननांग, इसमें जो अंडाशय होता है वो क्या होता है, द्विअंडपी। अंडाशय क्या होगा, द्विअंडपी, यह क्या होगा, एक अंडपी, क्या होगा, द्विअंडपी या एकल अंडपी रहेगा। यह अपन कह सकते हैं एकल अंडाशय, एक ही बात है। ठीक है, कि द्विअंडपी या द्विअंडपी कहें या द्विअंडाशय कहेंगे, ये कंडीशन क्या आएगी आपके, ये द्विअंडाशय वाले 2 अंडाशय पाए जाते हैं। द्विअंडाशय क्या तो एकल अंडाशय पाया जाए, एक अंडाशय होगा, या फिर क्या होगा, द्विअंडाशय होगा। और ये जो एकल अंडा, ये क्या होते हैं, इस प्रकार के पाए जाते हैं। और ये कहाँ खुलते हैं, जनन छिद्र में खुलते हैं। अंडाशय कहाँ खुलते हैं, जनन छिद्र में खुलते हैं, जनन छिद्र में खुलते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि मादा क्या होती है, अंड प्रजनक या अंड जरायुज होती है। कि मादा कैसी होगी, इसी के अंदर पॉइंट है, या तो अंड प्रजक होगी, अंडे देने वाले होगी, अंड प्रजनक होगी, या फिर आपके क्या होगी, आपके अंड जरायुज होगी, अंडे और बच्चे दोनों देने वाली होगी। ठीक है, अंड प्रजनक मतलब अंडे देने वाली, अंड जरायुज मतलब अंडे और बच्चे दोनों देने वाली। और इनमें जो विदलन होता है, निर्धारी और सूत्रकृमि का विकास निर्मोचन के द्वारा होता है। कि विदलन किस प्रकार का, विदलन का मतलब हो गया जब आपकी भ्रूण बनता है तो उसमें जो आपके द्विगुणित अवस्था बनती है, उसके बाद जो उसमें डेवलपमेंट होता है कोशिकाओं की संख्या, जैसे मान लीजिए द्विगुणित बन गया, नर मादा युग्म मिल गए। अब इसका आकार तो ये रहेगा कि इसमें जो आपके कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, विदलन कहलाती है। विदलन ऐसे में कैसा होता है, निर्धारी, कि भाई पहले से निर्धारित होता है इससे क्या संरचना बनेगी। तो विदलन कैसा पाया जाता है, निर्धारी। ठीक है साहब। और सूत्रकृमि का विकास किसके द्वारा होता है, निर्मोचन। मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए किसी मिट्टी या किसी जीव की सहायता से क्या करते हैं, अपना आवरण बदलते रहते हैं, उसे बोला जाता है निर्मोचन। तो ये अपन पढ़ भी चुके हैं पिछली क्लासों में कि सूत्रकृमि का विकास किसके द्वारा होता है, निर्मोचन के द्वारा होता है। आपने पिछले वाली क्लास को अटेंड की है जो भी, तो उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। निर्मोचन वहाँ पर अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आप आके देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सामान्य संरचना में, कि भाई इनके अंदर नर सूत्रकृमि में पूंछ वाले क्षेत्र में क्या पाई जाती है, परपुटी पाई जाती है। कि जो नर होते हैं इनके पूंछ में के वाला जो भाग होता है वहाँ क्या पाई जाती है, परपुटी पाई जाती है, जिसे बुस्सा कहा जाता है। ठीक है, ये जो क्या करता है, मैथुन क्रिया में नर तथा मादा को पकड़ने में मदद करता है। ये क्या कार्य करता है, परपुटी, मैंने आपको कहा था ये वर्ड जो नर वाले हैं जो महत्वपूर्ण उनको अभी काम है कि ये क्या करते हैं, जो है कि नर द्वारा क्या किया जाता है, कि नर द्वारा मादा को पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, ये परपुटी का क्या कार्य है कि पूंछ में पाया जाता है, और ये क्या करता है, नर द्वारा मादा को पकड़ने में सहायता प्रदान करता है। अगला देखिए, जिसे आसानी से क्या हो सके, निषेचन की क्रिया हो सके। किस सामान्य रूप से सूत्रकृमि कितने लंबे होते हैं, सूत्रकृमि की लंबाई की बात हो रही है कि सूत्रकृमि कितने लंबे होते हैं। सामान्य रूप से सूत्रकृमि की लंबाई की बात करें तो सूत्रकृमि सामान्य रूप से कितने लंबे होते हैं,
0.5 मिलीमीटर से आपके mm से 4 मिलीमीटर, ज़्यादा बड़े नहीं होते, सूक्ष्म होते हैं, लंबे होते हैं। और सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई देखो, सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई, सबसे छोटे, ये एग्जाम के हिसाब ध्यान रखना, सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई कि सबसे छोटे सूत्रकृमि की जो लंबाई है ये है, उसका नाम है पेराटाइलेंकस, पेराटाइलेंकस। ये सबसे छोटे सूत्रकृमि का नाम है, याद रखेंगे आप, पेराटाइलेंकस। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है आपके 0.2 मिलीमीटर। तथा जो सर्वाधिक लंबा है, सर्वाधिक लंबा सूत्रकृमि, इसकी लंबाई की बात करें तो इसका पहला नाम तो देखिए आप, पहले नाम क्या वो देख लीजिए, पेरालोंगिडोरस, पेरालोंगिडोरस है। और इसकी लंबाई जो है कितनी होती है आपके 11 मिलीमीटर। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए कि भाई सर सूत्रकृमि की लंबाई नॉर्मली कितनी होती है, एवरेजन 0.5 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर तक, कि 0.5 से छोटा नहीं होगा, 4 मिलीमीटर से लंबा नहीं होगा। लेकिन सबसे छोटा सूत्रकृमि है, इसकी लंबाई देखो, इसका नाम है पेराटाइलेंकस, इसकी लंबाई है सिर्फ 0.2 mm, इससे भी कम। और सर्वाधिक लंबा सूत्रकृमि इसका नाम है पेरालोंगिडोरस, ये 4 mm से भी ज़्यादा होता है, ये 11 mm होता है। तो ये एक क्या है पॉइंट जो है आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकता है, छोटे और बड़े का नाम पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें कि सूत्रकृमि का जो शरीर पार्श्व रूप से कितना होता है, 2 भागों में विभाजित होता है। पार्श्व मतलब साइड से देखने पे, पार्श्व जैसे मान लीजिए सूत्रकृमि है तो यहाँ से देखने पे इसकी बात हो रही, पार्श्व मतलब साइड से, कि जो पार्श्व रूप से देखने पे कितने भागों में विभाजित होता है, 2 भागों में, पार्श्व रूप से 2 भागों में बांटा होता है। कि सूत्रकृमि जो होता है इनका पार्श्व शरीर होता है, पार्श्व देखने में 2 भागों में बांटा होता है। ठीक है, अब देखिए इनके आगे बात करते हैं कि पार्श्व रूप से 2 भागों में बंटा रहेगा। और इसकी जो मैं तो ये क्या है कि विभाजित होता है, लेकिन क्या होता है इनमें कि प्रजननांग जो होते हैं उनके भागों होता है, तो औषधि नली क्षेत्रों में समरूपता नहीं पाई जाती, कि जो इनके प्रजननांग है, जनन वाले भाग है या जो जननांग होते हैं इन क्षेत्रों में, तथा आपके उत्सर्जी जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इन नलियों में कोई समरूपता नहीं है, कोई समानता नहीं पाई जाती है, समानता नहीं। ये डिफरेंट प्रकार की नलिकाएं होती है। ठीक है, इनमें फ़र्क होता है कि भाई अब देखिए मैं कुछ पॉइंट दे रखा है, उसकी बात कर लेते हैं कि ल्यूमेन के क्षेत्र में त्रिज्यीय ओष्ठ भाग होते हैं, कि वो ओष्ठ के सब प्रकार का होता है, त्रिज्यीय होता है अपन पढ़ा था, और षट त्रिज्यीय होता है, षट त्रिज्यीय मतलब 6 ओठ पाए जाते हैं, ये अपन बात कर चुके थे। और शरीर के अन्य भाग होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, चतुस्त्रिज्यीय समानता पाई जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, होठ वाले भाग और जो है इनमें त्रिज्यीय या षट त्रिज्यीय पाया जाता है, बाकी पूरा शरीर क्या होता है, चतुस्त्रिज्यीय समरूपता प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब ये हो गए इनके बारे में। अब अपन क्या सूत्रकृमि की सामान्य संरचना क्या होती है, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब इसके बारे में आगे है कि सूत्रकृमियों का वर्गीकरण, ये अपन है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अपन संरचना पढ़ ली, एक बार देख ली, वापस थोड़ा सा फास्टली अभी जो पढ़ा उसकी रिवाइज कर देता हूँ। पॉइंट्स रह गए 4-5 हो कि भाई मादा जननांग जो है ये अंडाशय क्या होता है, द्विअंडाशय होते हैं, 2 अंडाशय हो सकते हैं, एकल अंडाशय, एक अंडाशय भी हो सकता है। और ये कहाँ खोलते हैं, जनन छिद्र में खोलते हैं। मादा कैसी हो सकती है, अंड प्रजनक, अंडे देने वाली हो सकती है, अंड जरायुज अंडे और बच्चे देने वाली दोनों हो सकती है। विदलन निर्धारित प्रकार का होता है। सूत्रकृमि का विकास किसके द्वारा होता है, निर्मोचन के द्वारा। निर्मोचन मैंने आपको बता रखा था, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं एक अवस्था से, जैसे मान लीजिए अंडावस्था से लार्वा अवस्था में जाते हैं, लार्वा से पीपा में जाएंगे, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी की सहायता से, घोंघे की सहायता से, किसी के द्वारा उनके ऊपर निर्भर रह के भोजन ग्रहण करके अपना आकार चेंज करते रहते हैं, नई अवस्था में जाते रहते हैं, उसे निर्मोचन कहते हैं। इनमें क्या होता है, नर जो होता है, पूंछ होती है, यहाँ पर परपुटी संरचना पाई जाती है, जो क्या करते हैं, नर द्वारा मादा को पकड़ने में मदद किया जाता है। सूत्रकृमि की लंबाई की बात करते हैं तो सूत्रकृमि की लंबाई 0.5 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर होती है, लेकिन सबसे छोटा सूत्रकृमि है पेराटाइलेंकस, इसकी लंबाई कितनी है, 0.2 मिलीमीटर है। और सर्वाधिक लंबा सूत्रकृमि है ये जो इसका नाम है पेरालोंगिडोरस, इसकी लंबाई कितनी है, 11 mm है। ठीक है, फिर पार्श्व रूप से देखने में 2 भागों में विभाजित होता है। इसके अलावा जननांग क्षेत्र और औषधि क्षेत्र जो होते हैं नलिकाकार होते हैं दोनों, लेकिन दोनों में कोई समानता नहीं पाई जाती, क्योंकि आपके वो ओष्ठ वाला भाग होता है वो त्रिज्यीय होता है और षट त्रिज्यीय होता है, क्योंकि वो ओष्ठ में पड़ा आगे से देखें त्रिज्यीय होता है, लेकिन होठ कितने पाए जाते हैं, षट पाए जाते हैं। बाकी पूरा शरीर कैसा होता है, चतुस्त्रिज्यीय, 4 कोणों में विभाजित
होता है। अब इसका वर्गीकरण है, इसकी अपन क्लास जो भी अपन नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बात करेंगे इसके बारे में। वही जो सूत्रक्रमी है इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, किस आधार पर किया गया है और कितने भागों में बांट रखा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।